नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपसे बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जो भी बच्चे क्लास के अंतर्गत आ चुके हैं, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। एक बार मुझे बता दीजिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो आपको नहीं है? जैसे क्लास के अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि राजपूत क्लास के अंदर है, रोहित चौधरी क्लास के अंदर है, अभी मोहित क्लास के अंदर है, शैली 5168 भी क्लास के अंदर है और भी बहुत सारे बच्चे अद्भुत तरीके से क्लास में आए हैं। वाक़ई में अगर मैं सच बताऊँ तो ये क्लास है ज़रूरी। ये क्लास इतनी ज़रूरी है कि आपके एग्ज़ामिनेशन में डिट्टो सीधे सवाल यहाँ से बनेंगे। कारण इसका ये है कि बीएनएसएस जैसे चैप्टर्स जो होते हैं, ये ज़रूरी बन जाते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ से हम पूरा करने के लिए आगे बढ़े हैं और रिलेटेड चीज़ों को पूरा करते चले जाएँगे। अब यहीं से स्टार्टिंग की जाती है आपकी किसकी? बीएनएसएस की। और ये जो लेक्चर है, लेक्चर कौन-सा है? सर ये लेक्चर नंबर 5वाँ है। इससे पहले 4 लेक्चर आपके हो चुके हैं। तो थोड़ा-सा मैं उसके बारे में डिस्क्राइब कर देता हूँ, ये 4 लेक्चर कौन से हैं। सर ये सिर्फ़ यूपीएससी के लिए है ना? देख भाई ये सिर्फ़ यूपीएससी के लिए ही है। क्योंकि मैं शुरुआत से ही इस लेवल का ही पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है? मैं पढ़ा ही शुरुआत से रहा हूँ इसी लेवल का, कि मतलब यहाँ पे जो बच्चे होते हैं मेरे से मेजरली कनेक्टेड बच्चे वो हैं, वो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर रैंक वाले बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है? हाँ, ऐसा नहीं है कि बाकी जो पोस्ट हैं उसके बच्चे कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल कनेक्टेड हैं, ठीक है? इसके पीछे का कारण ये होता है कि एक बच्चा कहता है सर आजकल क्लास से क्वेश्चन आएगा ना, आज की क्लास से क्वेश्चन आएगा ना ऐसा बच्चे को। बेटा दिक्कत पता है क्या है मेरे साथ? मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं सच ज़्यादा बोलता हूँ। मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं आपको मूर्ख नहीं बनाना चाहता। मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं आपको अपनी भावनाओं का हिस्सा समझता हूँ। वरना इस थंबनेल पे मैं लिखवाता कि 2 सवाल करिए पक्के, पेपर में जाके सिस्टम फट जाएगा लेकिन क्लास अट जाएगा। तो जब लिखता तो तुम्हें मजा आ जाता, अरे अरे क्या लिख दिया। लेकिन वो चीज मैं नहीं लिखता। यहाँ लिखता कि चौंकाने वाला खुलासा, सिस्टम गया फट, क्वेश्चन गए अट। तो ऐसी चीजें नहीं लिखने की जगह मैं लिखता हूँ जो टॉपिक है कि भाई थियरी एंड प्रैक्टिस दोनों पे चर्चा करेंगे। लेक्चर नंबर 5 और 4 हो चुके हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। चलो मैं हल्का सा आपको डिस्क्राइब कर दूं। यहाँ पर अगर आप आएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे तो यहाँ ना एक प्लेलिस्ट बनाई है हमने जो बीएनएसएस कंप्लीट क्लासेस की चर्चा करता है। गुड मॉर्निंग सुष्मिता। और इसके अंतर्गत अगर हम चर्चा करते हैं तो ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इसके अंदर पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, चौथा लेक्चर और ये 5वां लेक्चर आपका, राइट? जी हाँ, बिना किसी परेशानी के। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर, लास्ट लेक्चर में मैंने जो डिस्कशन किया था वो कहाँ पे किया था। जैसे इस प्रकार की चॉकलेट और कुकीज वाली जो चीजें होती है उन्हें मत खाया करिए, ठीक है? ये इसीलिए मेरे सामने ऐड डालते हैं ताकि मैं आप लोगों को एक विशेष जानकारी दे पाऊं कि इस तरीके के ऐड खाना सही नहीं है, इन्हें मत खाया करो। अरे हट जा। चलिए हटता है ऐड। और ऐड के हटते ही हम समझते हैं यहाँ पर कि आप यहाँ पर देखिएगा, लास्ट क्लास में जो डिस्कशन है आपका वो कहाँ तक मैंने करा दिया है। लास्ट क्लास में डिस्कशन आपका भरण पोषण संबंधी अधिनियम हम खत्म कर चुके थे, जो आपको देखने को मिलता है धारा 144 से 147 के बीच में। तो ये अध्याय 10वां था। अब हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 11वें से, ठीक है? संदेश सूर्यवंशी। अब हम अध्याय 11 से इसकी स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए अध्याय 11। पुट ऑन द हेडिंग अध्याय 11 जो जरूरी आपका होगा। हेडिंग डालेंगे आप, क्या डालेंगे? हेडिंग अध्याय 11। तो ये लीजिए भाई साहब, स्टार्टिंग कर रहे हैं सीधे तौर पर। आज की क्लास के अंतर्गत हमारा जो डिस्कशन होगा वो अध्याय 11 से ही शुरू होगा। तो यहाँ पे मैं ये वाली चीज हेडिंग में भी डालूंगा। लो फटाफट से हेडिंग डालो और सुनो। यहाँ से फटाफट से आप सुनेंगे कि प्रीवियस क्लासेस के अंदर, प्रीवियस क्लास 1 to 4th, प्रीवियस क्लास, प्रीवियस क्लासेस का जो डेटा है, प्रीवियस क्लासेस, जो प्रीवियस क्लासेस हमारी कितनी है सर? 1 से लेके 4 तक की जो क्लास है उसमें हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले ही। तो उनके अंदर जो डिस्कशन हो चुका है वो अंटिल पार्ट 10 कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन 147 कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें कितना डिस्कशन हो चुका है सर? एक से लेके 4 तक इसके अंदर हम सेक्शन सेक्शन पूरे कौन कौन से कर चुके हैं? तो सेक्शन इसके अंदर पूरे हो चुके हैं 147 तक हो चुका है। और ये कहाँ था सर? ये भाग 10 तक पूरा हो चुका है, भाग 10 तक। तो यहां तक कह लीजिए या यहां तक कह लीजिए, ये आपका ऑलरेडी पूरा हो चुका है। हम इसके आगे का डिस्कशन करने वाले हैं, तो चलिए उसके लिए तैयार रहिए, ठीक है? चलो हम हेडिंग डालते हैं सेक्शन 148 से लेके 147, लोक आदेश व लोक प्रशांति के संबंध में आदेश, ठीक है? ऑर्डर्स फॉर ट्रैंक्विलिटी आप कह सकते हैं, ठीक है? ट्रैंक्विलिटी आप कह सकते हैं, या पब्लिक ऑर्डर्स जो आपकी ट्रैंक्विलिटी के लिए होते हैं, उन्हीं की हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं।
तो हेडिंग डालेंगे सीधा हम भाग 11 के बारे में, सीधा हेडिंग डालेंगे भाग 11 के बारे में। और भाग 11 जो है ना मेरे लाल, वो किससे रिलेट करता है? पहले तो सेक्शन 148 से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? सेक्शन 148 से शुरू होता है, 167 तक जाता है। 148 से शुरू होता है, 167 तक जाता है। क्या कहते हो? हाँ जी सर। और ये होता है लोक आदेश, लोक आदेश व शांति स्थापिति के लिए आदेश, व शांति या प्रशांति स्थापिति के लिए आदेश, व लोक प्रशांति के लिए आदेश, लोक प्रशांति के लिए आदेश, प्रशांति, लोक प्रशांति स्थापिति के लिए आदेश, स्थापिति के लिए आदेश। जैसे मान के चलिए आपके लिए, आपके क्षेत्र में कुछ लफड़ा चल रहा है, आपके क्षेत्र में कुछ लफड़ा चल रहा है, ठीक है, लेट सपोज आपके एरिया में कुछ आपकी दिक्कतें चल रही हैं, तो उन दिक्कतों को यहां से हटाए जाने के लिए आपके प्रावधान चलते हैं। ठीक, मैं थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब करता हूं कि क्या चीजें मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि भाई साहब ये आपकी क्या है, पब्लिक ऑर्डर्स, ये पब्लिक ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स टू मेंटेन ट्रैंक्विलिटी, मेंटेन ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी। अब मैं एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझाता चलूंगा, ठीक है? कैसे हो अमित, संदेश? ठीक है, चलो थियोरी, मैं थियोरी ही कराता हूं इसके अंदर, उसके बाद क्वेश्चंस कराता हूं। तो सबसे पहले 148 आप लिख लीजिए, 148 आप लिख लीजिए बगैर किसी परेशानी के। अब सबसे पहले हमें देखना होगा, ठीक है, सबसे पहले हमें देखना होगा कि सर सबसे नॉर्मल जो लोक अशांति होती है, जो भीड़ भड़क्का होता है, वो किसके होने को कहा जाता है? ठीक है, चलो देखो जमाव क्या होता है, इसका जो मतलब सेक्शन 148 से शुरुआत होगी, इसका पूरा मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होता है 148 का मतलब, सेक्शन 148 से शुरू कर रहा हूं ना, तो सेक्शन 148 का मतलब क्या होता है? सेक्शन 148 का मतलब होता है जमाव को सिविल पुलिस बल के द्वारा तितर बितर किया जाना। जमाव हो गया भैया कहीं पर, तो जो जमाव है, जमाव को या जमावड़े को, जमावड़े को ठीक है, साधारण पुलिस बल द्वारा या सिविल पुलिस बल द्वारा, सिविल पुलिस बल द्वारा तितर बितर किया जाना, सिविल पुलिस बल द्वारा तितर बितर किया जाना, तितर बितर करना, तितर बितर करना, बितर करना, ये पॉइंट है यहाँ। अब यहां पर आपको दो तीन शब्दों का मतलब समझना होगा। यहां पे पहली बात तो डिसबर्स है, और किसका? असेंबलीज का, ठीक है। क्राउड किसे कह सकते हैं हम? जमावड़ा क्या हो सकता है? जमावड़ा क्या हो सकता है? इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिसबर्स ऑफ असेंबलीज बाय सिविल फोर्सेस, असेंबलीज बाय सिविल फोर्सेस, कि जो सिविल पुलिस फोर्स है, सिविल पुलिस है, सिविल पुलिस है, सिविल पुलिस के द्वारा इसको अलग अलग किया जाता है। ये जो आदेश है कार्यकारी डीएम, एडीएम या एसडीएम या कोई भी उनका भार साधक ऑफिसर है, वो दे सकता है। यह आदेश कौन दे सकता है? यह आदेश, ये जो भी आदेश होगा, यह आदेश कौन दे सकता है? डीएम, एसडीएम, एडीएम या भार साधक अधिकारी, या भार साधक अधिकारी के द्वारा दिया जा सकता है, या भार साधक अधिकारी द्वारा दिया जा सकता है, अधिकारी द्वारा दिया जाएगा, द्वारा। तो ऑर्डर कौन पारित करेगा? ये पारित करेगा। तो जो छोटे छोटे शब्द है मैं इनका मतलब समझाता हूं। जैसे अनिल मेरे लाल, इसमें समझो जमावड़े का मतलब क्या है? जब 5 से अधिक लोग वहां पर पहुंच जाए, यही जमावड़ा है। 5+ मोर पर्सन एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, ये जमावड़ा कहला सकता है। जमावड़ा है मेरे भाई 5+ और मोर पर्सन, 5 और मोर पर्सन एक जगह हैं, तो उनका मोर बनाने के लिए कॉमन आपकी जो पुलिस है वही आ जाती है। बात समझ में आई? तो 5 और मोर का मोर बनाने के लिए आपकी साधारण पुलिस ही आ सकती है। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है? बहुत बड़े सर, मजा आ गया। दूसरा अब समझना 149, इस तरीके का जमाव अगर ज्यादा हो गया, जमाव अगर ज्यादा हो गया तो आर्म्ड फोर्सेस भी आ सकती है। मतलब कई जगह आप देखते हो कि पुलिसियों से बात नहीं बनी, तो उस क्षेत्र के अंदर आपकी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स भी बुला ली गई। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है भाई साहब। जो BNSS 149 है उसमें सीधा लिखा हुआ है, BNSS 149 है, इसमें सीधा लिखा हुआ है कि ऐसे जमाव को उग्र जमाव होने पर, उग्र जमाव होने पर, उग्र जमाव होने पर
उग्र जमाव होने पर, मान के चलो कहीं पे उग्र जमाव है, तो उग्र जमाव होने पर जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल, उग्र जमाव होने पर जमाव को हटाने के लिए, जमाव को हटाने के लिए, जमाव को हटाने के लिए, जमाव को हटाने के लिए आपका सशस्त्र बल यानी आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र बल, इसका मतलब क्या है, आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, तो उग्र जमाव हो गया है, कहीं जमाव को हटाना है तो उसके लिए हम आर्म्ड फोर्सेस का यूज कर रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस का यूज कर रहे हैं। अब आर्म्ड फोर्सेस जैसा मैं बता चुका हूं पहले ही, आर्म्ड फोर्सेस क्या हो सकती हैं सर, यह आर्म्ड फोर्सेस का मतलब है कि यहां पर आपकी नेवी, ठीक है, आर्मी या एयरफोर्स को याद किया जा सकता है, एयरफोर्स को यहां पर याद किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल सही कथन होगा, बिल्कुल उनको यूज किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। ठीक है, चलो याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं बगैर परेशानी के, इसके बारे में हम समझते हैं कि इसके आगे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपके कैसे कैसे होंगे। ठीक बात जी सर, जवाब को कैसे तितर बितर किया जा सकता है, इसके पॉइंट कैसे होंगे, आदेश कौन दे सकता है, जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा। ठीक है, जो भी कौन होगा मेरा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो भी होगा, ऑर्डर्स कौन देगा, बाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट जो भी होंगे, मतलब जो भी कार्यकारी उस समय आपके मजिस्ट्रेट होंगे उनके द्वारा आदेश दिया जाता है, बाई कार्यकारी मजिस्ट्रेट, ऑर्डर बाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ऑर्डर्स बाई आदेश कौन देगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आदेश देंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट, बात खत्म हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएनएस 149 के बाद हम आगे बढ़ते हैं 150 के अंदर होता है, ये जो सैन्य बल के अधिकारी होते हैं इनको कुछ स्पेशल पावर प्राप्त होती है, वो आपकी 150 में बताई गई है। तो जो बीएनएसएस 150 है, बीएनएसएस 150 है, ठीक है, इस प्रकार के मामले में क्या होता है, इस प्रकार के मामले में जो हमारे अधिकारी होते हैं, सशस्त्र बल के अधिकारी होते हैं, उनको कुछ स्पेशल कतिपय शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, चलो क्या इसमें गिरफ्तारी हो सकती है, बहुत ही साधारण है कि इसमें अगर गिरफ्तारी भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, गिरफ्तारी संभव है। ठीक, इसमें क्या गिरफ्तारी संभव है। दूसरा इसमें समझना बीएनएसएस 140 में 150 में क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार के मामलों में, इस प्रकार के मामलों में, इस प्रकार के मामलों में, इस प्रकार के मामलों में ये जितने भी हमारे सशस्त्र बल अधिकारी हैं इनको कुछ कतिपय शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, सशक्त, सशक्त सशस्त्र बलों के, बलों के अधिकारियों को, बलों के अधिकारियों को कतिपय शक्ति प्राप्त है, अधिकारियों को प्राप्त, अधिकारियों को प्राप्त कतिपय शक्तियां, अधिकारियों को प्राप्त कतिपय शक्तियां, कतिपय शक्ति, कतिपय शक्तियां जो प्राप्त हैं वो आपकी यहां पे लिखी हुई है 150 में, मतलब इनको कुछ स्पेसिफिक पावर इनको प्राप्त है, कुछ सर्टेन पावर्स है जो इनके लिए काम करती है। ठीक, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए शाबाश, कतिपय शक्ति प्राप्त है, ये बीएनएसएस 150 है। अब हम बात करते हैं आगे सेक्शन के अंतर्गत, आपको देखने को मिलेगा बीएनएसएस 152, न्यूसेंस हटाने के लिए आपके सशक्त आदेश भी दिए जा सकते हैं। अगर मान के चलो बहुत ज्यादा खतरनाक मैटर चल रहा है तो उसको हटाने के लिए कई बार सशक्त आदेश दिए जाते हैं। 100 जो आपको देखने को मिलते हैं किसमें, 52 में, 152 में आपको देखने को मिलते हैं, बीएनएसएस 152 में देखने को मिलता है मैटर, 152 में देखने को मिलता है मैटर। अच्छा बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आप पीडीएफ के लिए डिमांड करते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप समझिए 152 में क्या है। अगर इस तरीके से जमावड़ा हो जाता है या न्यूसेंस हो जाता है तो न्यूसेंस हटाने के लिए सशक्त आदेश दिए जा सकते हैं। न्यूसेंस हटाने के लिए, न्यूसेंस हटाने के लिए, हटाने के लिए सशक्त आदेश भी दिए जा सकते हैं, सशक्त आदेश भी दिए जा सकते हैं, सशक्त आदेश। अब सशक्त आदेश का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू रिमूव न्यूसेंस, ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स
टू रिमूव न्यूसेंस, टू रिमूव न्यूसेंस, स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू रिमूव न्यूसेंस, ये आपका यहाँ पर पारित किया जा सकता है कि न्यूसेंस है कहीं पर, उसको हटाने के लिए आप सशक्त आदेश भी पारित कर सकते हैं, जिसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। लोक उपद्रव ही है ये, और इसको कौन दे सकता है? एडीएम, डीएम, एसडीएम, कोई भी दे सकता है। ठीक है, आदेश कौन दे सकता है? आदेश भाई डीएम दे सकता है, एडीएम दे सकता है, एसडीएम दे सकता है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। अब इसके बाद हम बात करते हैं बीएनएसएस। बच्चे सारे बीएनएसएस जरूरी नहीं है, मैं आपको वही लिखा रहा हूं जो जरूरी। राधे। 163। अब क्या होता है कि तीव्र मामलों में लोक आदेशों को हटाया जाना, कि मान के चलो कि आज प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं कहीं पर यात्रा दौरे पर, और ऐसी परिस्थिति के अंदर वहां पर भीड़ या जमावड़ा हो जाता है, उस जमावड़े को हटाना है, तो उस जमावड़े को हटाने का आदेश कौन दे सकता है? सर वह आदेश डीएम या एसडीएम दे सकते हैं। कौन दे सकते हैं? डीएम या एसडीएम दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये अर्जेंट केसेस में बात करता है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से लिखना। बीएनएसएस 162 में लिखेंगे सीधा, बीएनएसएस 162 में लिखेंगे एकदम धप्पा करके, और इसके अंतर्गत लिखा होता है आपका क्या? बीएनएसएस 162 में आपका लिखना होता है कि तीव्र मामलों में लोक आदेश या लोक उपद्रव को रोकने के लिए आदेश। तीव्र मामलों में, तीव्र मामलों में जमावड़े हटाने, जमावड़ा हटाने के आदेश का आदेश। ये आपके एक ऐसे अर्जेंट केसेस होते हैं। अर्जेंट केसेस के अंदर अगर न्यूसेंस फैलता है, कोई दंगा भड़कता है, तो उसको हटाने के आदेश डीएम एसडीएम के पास होते हैं। ठीक है, ये आदेश किसके पास होते हैं? यह आदेश डीएम या एसडीएम के पास होते हैं। यह आदेश, यह शक्ति डीएम या एसडीएम के पास, एसडीएम के पास है। बट याद रखना, याद रखने का तरीका जो मैं याद रखना का है, 6 2 8 1 9। 9 से अब मुझे याद रखना होता है कि जैसे 9 है, तो 9 का मतलब है अर्जेंट केसेस। बहुत जगह इनका जो आपका लेवल लगेगा या इनका जो वर्ड काउंट होगा वो 9 होगा, तो 9 वाले ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला तरीका क्या हुआ? एक बच्चा है, लीगल तरीका कह रहा है कि सर ऐसा लग रहा है जैसे अभी आप सो के उठे हैं। देखिए यार, आंखों में नींद तो बहुत है और थकता मैं भी हूं, पर दिक्कत यह है कि थक कर मैं पीछे नहीं हट सकता। अगर मैं पीछे हटता हूं तो फिर मैं नहीं। ठीक तुम्हारे साथ है, थकते सब हैं, लेकिन थक के रुक जाने वाले आगे नहीं बढ़ पाते। तो थकने के बाद भी अगर काम करते हो तो वो तुम्हारी क्षमता, थकने तक काम करते हो वो तो सब करते हैं। आगे हम बात करते हैं 162 के बाद नेक्स्ट आपका मैटर जो आपको देखने को मिलता है। अब यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा 163 है बच्चे ये। दिस इज 163 नॉट 162। ठीक है, और इसका जो आपका यूनिट डिजिट है वो 10 नंबर आएगा, और जो 10 नंबर की यूनिट डिजिट वाले होते हैं वो हमेशा ही अर्जेंट होते हैं। ठीक है, याद रखना, 10 नंबर की यूनिट डिजिट वाले हमेशा अर्जेंट होते हैं। दिस इज 163। यस, दिस इज 163 है। अरे हाँ भाई, मेरे ही पढ़ाए हुए से मुझे ही बता रहे हो हैं, मान जाओ थोड़ा बहुत तो। चलो आगे हम बात करते हैं, जल या भूमि का किसी से विवाद चल रहा है, जल या भूमि विवाद संबंधित कोई मैटर चल रहा है, और उन प्रावधानों से निपटने की कार्यकारी मजिस्ट्रेट के द्वारा कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं। ठीक है, जल या भूमि विवाद से संबंधित कोई मैटर चल रहा है, बताता हूं। जैसे हमारे यहाँ पर कई बार भूमि से संबंधित कुछ मैटर चलते रहते हैं। बीएनएसएस 164, आप समझिए, यहां बताता हूं बीएनएसएस 164, जल या भूमि विवाद से संबंधित प्रावधान। जल या भूमि विवाद, जल या भूमि विवाद कोई चल रहा है, इससे संबंधित प्रावधानों को निपटाने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा प्रावधान, इससे संबंधित, इससे संबंधित संबंधित विवादों को निपटाने के लिए, संबंधित विवादों को निपटाने की, विवादों को निपटाने की
कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्ति, ठीक है, कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्ति, कार्यकारी मजिस्ट्रेट पावर, मजिस्ट्रेट पावर या शक्ति। अब यहां पर आपको समझना होगा कि ये किस चीज के मैटर है। सर ये लैंड एंड वाटर डिस्प्यूट है। कई बार दो लोग आपस में लड़ने लगते हैं, ठीक है, याद रखना। अब इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है या आदेश कौन दे सकता है, बात है सारी है। सर इसमें आदेश जो पारित किए जा सकते हैं वो डीएम या एसडीएम के द्वारा किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लैंड या वाटर डिस्प्यूट हो सकती है, या तो ये लैंड डिस्प्यूट हो सकती है और लैंड डिस्प्यूट के साथ साथ और या फिर क्या हो सकता है, या तो लैंड डिस्प्यूट मान लीजिए और इसको वाटर डिस्प्यूट आप कह सकते हैं, और आप इसको वाटर डिस्प्यूट कह सकते हैं। ये दो ही प्रकार के डिस्प्यूटवा आपको देखने को मिलेंगे, ये दो ही प्रकार के डिस्प्यूटवा आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा अगर हम बात करते हैं, अब अगर जल या भूमि संबंधी प्रयोगों से प्रावधान है, ये तो मैंने बताया विवादों से प्रावधान, या इससे रिलेटेड ही एक आपका सेक्शन होता है बीएनएसएस 166, वो काम करता है इनके प्रयोगों से प्रावधान। बीएनएसएस 166 जो होता है जल या भूमि प्रयोगों से प्रावधान, जल या भूमि प्रयोगों से, जल या भूमि प्रयोग संबंधी प्रावधान, प्रयोग संबंधी प्रावधान है, प्रयोग संबंधी प्रावधान अगर है, कुछ प्रोविजंस हैं जो रिलेट करेंगे जल या भूमि के प्रयोग से, तो इसके आदेश कौन पारित करेगा, संबंधी प्रावधान है। बेटा याद रखना ये यूजेज है, यूजेज ऑफ लैंड वाटर, लैंड और वाटर, इससे रिलेटेड अगर कोई प्रावधान आप देखते हैं तो सीधा इसके आदेश भी कौन पारित करेगा, इसके आदेश भी सर डीएम या एसडीएम ही पारित करेंगे, या तो डीएम देंगे या एसडीएम। ये इंपॉर्टेंट बात है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। अनुपम आपको देखकर यहाँ अच्छा लगा हमेशा की भांति, और आपकी कमेंट करने का एक अलग ही अंदाज जो हमें शुरुआत से ही पसंद आता है, वो आज भी जिसे कहते हैं ना भौकाल समेटे हुए हैं। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं बगैर परेशानी के समझना। आपके हैं कुछ निवारक कार्यवाही, इसके आदेश भी डीएम एसडीएम ही देता है, बिल्कुल इसके आदेश भी डीएम एसडीएम द्वारा पारित होते हैं। कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस देखने को मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं निवारक कार्यवाही, प्रिवेंशन एक्शंस आपको देखने को मिलते हैं जिनको बोलते हैं निवारक कार्यवाही। और ये कौन सा भाग है मेरे भाई, भाग है आपकी बात 13वां, भाग है आपकी बात कौन सा, 13वें नंबर का पार्ट है निवारक कार्यवाही। निवारक कार्यवाही आपको देखने को मिलेगा, कार्यवाही, निवारक कार्यवाही में आपके आर्टिकल्स आते हैं, इसको प्रिवेंशन एक्शन बोलते हैं, प्रिवेंशन एक्शन इसको बोला जाता है, प्रिवेंशन एक्शन इसको बोला जाता है। तो सर प्रिवेंशन एक्शन के बारे में थोड़ी जानकारी एकत्रित करा दीजिए, बिल्कुल करा देते हैं। ये 168 से 172 तक यानी 5 सेक्शन इसमें जाएंगे, 168 टू 172, 168 से 172, और ये होता क्या है, ये गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान होते हैं मेरे लाल। ठीक है, चलो तो इसके बारे में आप समझेंगे। प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह संज्ञेय अपराध को रोके, ये 168 में आएगा और ये आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। सर निवारक का आप निवारक का पर्यायवाची बता दीजिए। ले बेटा इसका पर्यायवाची, बेटा हल्के में ले रहे थे क्या तुम मुझे, उपचार। अब बेटा अब मत भिड़िए, इससे ज्यादा अब मैं हाथ भी छोड़ दूंगा, हिंसक हो जाऊंगा फिर मैं, अगर आप पूछा तो। ले हट, यहाँ पे देख बीएनएसएस 168, बीएनएसएस 168 की हम शुरुआत करते हैं। बीएनएसएस 168 में क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वे संज्ञेय अपराध को रोके। ये पेपर में आने के लिए बहुत बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने बताया ये बहुत जरूरी है। पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह, पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है, अधिकारी का कर्तव्य है, कर्तव्य है कि वह पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह संज्ञेय अपराध को रोके, संज्ञेय अपराध को रोके, संज्ञेय अपराध को रोके, अपराध को रोके। ये किसका कर्तव्य है, पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है। दिस इज ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर, दिस इज ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर, दिस इज ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर टू स्टॉप
दिस इज ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर टू स्टॉप जो आपके कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे मर्डर वगैरह, जिसमें अरेस्ट वारंट की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलो बात आई समझ में? बिल्कुल। तो ये ड्यूटी है एवरी ऑफिसर की जो पुलिस में है कि वो इस प्रकार के अपराधों को रोके। ठीक है, संज्ञेय अपराध को होने से रोकने के लिए की गई कार्रवाई 170 में है। जो BNSS 170 आपका होगा, जो BNSS 170 होगा ये इसमें है। ठीक है, चलो अच्छा ये नहीं लिखा, ये प्रिवेंशन एक्शन जो है बच्चे, ये पार्ट 12 में आता है, ये पार्ट 12 में आता है, और ये जितने भी सेक्शंस हैं ये पार्ट 12 के ही सेक्शंस। 170 में इससे संबंधित आपकी कार्रवाई होती है। ठीक है, जो BNSS 170 है मेरे लाल, इसके अंदर होती है कार्यवाही, इसमें आपकी होती है कार्यवाही। इसमें क्या होता है, इसमें कार्यवाही का डिस्कशन किया गया है। संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए जो की गई कार्यवाही है वो यहां पे है। संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए कार्यवाही, अपराध रोकने के लिए कार्यवाही, और रोकने के लिए कार्यवाही, के लिए कार्यवाही, कार्यवाही आपको देखने को मिलेगी। संज्ञेय अपराध रोकने के लिए कार्यवाही। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये कार्यवाही है। देखा जाए कार्यवाही का मतलब क्या होता है, सब प्रोसीजर है, प्रोसीजर ऑफ मेकिंग, मेकिंग, ठीक है, स्टॉपिंग ऑफ दीज काइंड ऑफ कनेक्शंस, या फिर लिख लेंगे ठीक है, एक्शंस टेकन फॉर प्रिवेंशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने की कार्रवाई यहां पर है। फिर हम बात करते हैं BNSS 170 के बाद 171 की हम चर्चा करते हैं, ये भी जरूरी है। इसके अंदर होता है बेसिकली लोक संपत्ति को हो रही क्षति से बचाने का पुलिस के कर्तव्य। अब मान के चलो जैसे हमारे क्लास के अंदर एक बच्चा है जिसका नाम है कवि कमल राजौरा। और कवि कमल क्या है, ऐसे हंसते खेलते अपना मस्त ट्रेन में जा रहे थे। कवि कमल भाई क्या थे, कवि कमल भाई ऐसे ट्रेन में जा रहे थे, छुक 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 गाड़ी चली और ये ट्रेन में खेल रहे हैं, खुल गए। ये ट्रेन में है और ये खेल रहे हैं, खुल के खेल रहे हैं। यहां पर ये देखते हैं कि इनके यहां पे इन्हें एक सीट दिखाई दी और इन्होंने कहा कि वाह क्या सीट है, ये सीट यहां क्या कर रही है, ये सीट तो हमारे घर होनी चाहिए थी। तो अगर कवि कमल भाई ने सोचा कि इस कुर्सी को आज फाड़ के घर लेके जाऊंगा, तो इन्होंने कुर्सी के बोल्ट खींच दिए और कुर्सी को फोल्ड करके अपनी कमर पे टांग लिया बस्ते की तरह। अब कह रहे हैं कि चलो हटो बचो, इस कुर्सी को लेके जाने लगे। क्या पुलिस इनको रोक सकती है? रोक सकती है। सर पुलिस अगर इनको रोकती है तो किस BNSS के अकॉर्डिंग रोकेगी? तो वो BNSS होगा 171, वो BNSS होगा 171। ये क्या होता है, लोक संपत्ति को हो रही क्षति से बचाने की पुलिस का कर्तव्य है। लोक संपत्ति को हो रही क्षति, लोक संपत्ति को हो रही क्षति से बचाने का, हो रही क्षति से बचाने का पुलिस का कर्तव्य, हो रही क्षति से बचाने का पुलिस का कर्तव्य, बचाने का पुलिस का कर्तव्य, पुलिस का कर्तव्य। तो यह आपको यहीं देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज रेस्पॉन्सिबिलिटी है भाई साहब, ये क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, नमस्ते भाई पंकज, कैसे हो? रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पावर या स्लैश हम कह सकते हैं ड्यूटी ऑफ पुलिस टू प्रोटेक्ट, ड्यूटी ऑफ पुलिस टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से करके जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको बचाए जाने का तरीका होता है। ठीक है सर, एक बच्चा कह रहा है, देवशी नाम का बच्चा कह रहा है, सर बचपन में किया था। अपने घर का एड्रेस बता दो, मैं पुलिस वालों को भेज देता हूँ, तुम्हारे घर से सारा इस तरीके का माल जब्त कर लिया जाएगा। ठीक बात, नोट कर पाए? आगे खींचे मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, खुल के खेलो। आगे हम बात करते हैं, लीजिए ये चीज आपने देख ली होगी। आगे हम देखते हैं मैटर आपका कौन सा है। अच्छा, ये चीज मैंने यहाँ पे आपको बताई है, इसको हम डिजिटली भी देख सकते थे, इसको हम डिजिटली भी देख सकते थे। ठीक है, जैसे अगर मैं इसी चीज को डिजिटली देखता, अगर मैं इसी चीज को डिजिटली देखता तो कैसे देखता? देखो, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत भी इसका उल्लेख दिया गया है
और प्रिवेंशन यानी पुलिस के द्वारा रोका जाना, धारा 168 से 172 आपको देखने को मिलता है। पुलिस के निवारक कार्य आपको देखने को मिलते हैं जो आपके भाग 12 में होते हैं। कहां होते हैं? भाग 12 में आपके होते हैं। कहां होते हैं? भाग 12 में आपको ये देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए यहां पर लिखते हैं, जैसे ऐसे कार्यों को पहले से रोकना जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है, कोई आपराधिक घटना हो सकती है, उसका उद्देश्य है। पुलिस राज्य सरकार का विषय है, राज्य कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। इस वजह से पुलिस को यह काम करना पड़ता है। अगर पुलिस यह कार्य नहीं करेगी तो पुलिस का होने का कोई औचित्य नहीं होगा। पहला अधिकार क्या? किसी पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध को रोकने का पूरा पूरा अधिकार होगा। दूसरा, सर्वोत्तम क्षमता, इनके पास बेस्ट एबिलिटी इनको मौजूद होती है। और यह किसमें लिखा हुआ है मेरे लाल? ये धारा 168 में लिखा हुआ है। ये वाला जो है यह धारा 168 में है। धारा 168 में संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति, यही आपका कहां है? BNSS 168 में लिखा हुआ है। इसमें सर्वोत्तम क्षमता क्षमता बेस्ट एबिलिटी किसके पास है? पुलिस अधिकारी के पास। ये शैल का मतलब है ये मैंडेटरी है। शैल का मतलब यहां पर शैल का यूज किया गया है। इसका मतलब है कि मैंडेटरी है। पुलिस अधिकारी को अगर पता है कि संज्ञेय अपराध होने जा रहा है तो पुलिस अधिकारी उसको रोक के मानेगा। नहीं रोकता है तो वह अपने कर्तव्य का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। आपको देखने को मिलता है 169 संज्ञेय अपराध की योजना की सूचना। यदि किसी अधिकारी को सूचना मिले कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करने की पूरी योजना बना चुका है तो वह सूचना आगे जो है अपनी कम्युनिकेट करेगा। और जो अधीनस्थ अधिकारी है उस अधिकारी को, जिसके अधीन में पुलिस अधिकारी कार्य करता है, उसके पास वो जानकारी देगा। वो अधिकारी क्या करेगा? उसको जुरिडिक्शन ऑफिसर को देगा, उस अधिकारी को जिसको क्षेत्र अधिकार में अपराध होने वाला है, और फिर उस अन्य अधिकारी को जिसकी ड्यूटी उस अपराध की संज्ञान लेना या रोकना है। तो लास्ट में ड्यूटी उसके पास तक पहुंचेगी और वो इस चीज को रोकेगा। ये इंफॉर्मेशन की बातें करता है। ये मैंने पीछे आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला पॉइंटर ये रहा कि BN मतलब जो सेक्शन 170 है इसकी भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसमें कहा गया है बिना वारंट की गिरफ्तारी, संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी भी कर सकता है। यदि पुलिस को लगे कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है तो पुलिस उसे बगैर वारंट गिरफ्तार कर सकती है। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता इसमें होगी नहीं। क्लॉज 2 है गिरफ्तारी की अवधि 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखेंगे। BNSS अन्य कानून की विशेष अनुमति हो तो अपवाद है, अन्यथा मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। ये बात भी बेटा मैं पीछे आपको बता चुका हूं। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगला आपका 171 है। पब्लिक प्रॉपर्टी को रोकने की सुरक्षा आपको यहां देखनी पड़ेगी। इसके बारे में भी याद रखना। अचल और चल, मूवेबल इमूवेबल, दोनों प्रकार की जो पब्लिक प्रॉपर्टी उनको बचाना यहाँ कर्तव्य हो रहता है। ठीक, चलो सर। इसके बाद हम बात करते हैं आगे अगले पॉइंटर्स के बारे में जो आपको आगे देखने को मिलती हैं। इसका अगले भाग की हम बात करते हैं, चैप्टर 13 की बात करेंगे जो और ज्यादा जरूरी है। यहाँ हम हेडिंग डालते हैं चैप्टर 13। बेटा ये पूरी PDF आपको मिलेगी जो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। ठीक, लिखेंगे हेडिंग चैप्टर 13 भाग 13। भाग 13 की हम बात करते हैं, भाग 13। और ये भाग 13 जो रिलेट करता है सर, ये BNSS का ही भाग 13 है। और ये भाग 13 BNSS 173 से 196 तक जाता है। ये कहां से कहां तक जाता है? BNSS 173 से 196 तक जाता है। और अगर मैं इसी की चर्चा करूं, 173 से 196 की चर्चा करूं, तो बताइए कैसे वह चर्चा की जा सकती है। ये इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। ये क्या है? इंफॉर्मेशन पुलिस को और उनकी जो क्षमता है इन्वेस्टिगेशन की, वो है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस and their power and their power and their power to and their power to investigate and their power to investigate, power to investigate। ठीक, याद रखना। अब ये बेसिकली है क्या? ये पूरा का पूरा प्रोविजन क्या है? इसका काम ये होता है पुलिस की अन्वेषण करने की शक्ति, जानकारी के आधार पर अन्वेषण करने की शक्ति। ठीक है, पुलिस की अन्वेषण, पुलिस द्वारा पुलिस द्वारा कार्यवाही, पुलिस द्वारा कार्यवाही द्वारा कार्यवाही, पुलिस द्वारा कार्यवाही अथवा अन्वेषण करने की शक्ति यहां पर है। पुलिस द्वारा कार्यवाही अथवा अन्वेषण करने की शक्ति, अन्वेषण की शक्ति यहां पर बताई गई है।
अन्वेषण की शक्ति आपकी यहां पर बताई गई। ठीक, अब इसमें है क्या दरअसली, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वाला मामला, बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ शुरुआत ही BNSS 173 से हो जाएगी, और वो जो BNSS 173 से शुरुआत होती है वही खतरनाक होती है, BNSS 173, क्योंकि ये बहुत जरूरी पोर्शन है। तो इसी को कहा जाता है संज्ञेय अपराध की जानकारी किसी पुलिस अधिकारी को मिलना, इसी में आता है। तो आप इसको लिखेंगे 173 को कि संज्ञेय अपराध की जानकारी किसी पुलिस अधिकारी को मिल जाए। यह पहले CRPC 164 में था, यह पहले CRPC 164 में था, और संज्ञेय अपराध की जानकारी किसी पुलिस अधिकारी को मिलना यही FIR कहलाता है। इसी को FIR के तौर पर भी जाना जाता है, संज्ञेय अपराध की जानकारी किसी पुलिस अधिकारी को मिलना। लिखेंगे संज्ञेय अपराध की जानकारी, संज्ञेय अपराध की जानकारी किसी पुलिस अधिकारी को मिलना, किसी पुलिस अधिकारी को मिलना, संज्ञेय अपराध की जानकारी किसी पुलिस अधिकारी को मिलना यहां पर आएगा। ठीक है, चलिए, किसी पुलिस अधिकारी को मिलना, अधिकारी को मिलना मिलना आपको यहां देखने को मिलेगा। तो अब यहां पे हमें यही समझना होगा कि चलो सर, संज्ञेय अपराध की जानकारी है, एक किसी पुलिस अधिकारी को मिली है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे कैसे काम करेगा। ठीक है, चलिए, तो हम बताते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस टू पुलिस ऑफिसर, कि पुलिस ऑफिसर को इस प्रकार की कोई जानकारी मिल जाती है, और अगर ऐसा होता है तो यही FIR कहलाती है। अब इसके अंतर्गत कुछ क्लॉजेस भी हैं, जैसे पहला क्लॉज है। ठीक है, चलो बताइए। जैसे 173 के पहले क्लॉज में है कि महिला संबंधी अपराध के बारे में एक महिला अधिकारी ही FIR लिखेगी, ये भी है। ठीक है, चलो बात को समझना। 173 का पहला क्लॉज ये रहा, 173 का पहला क्लॉज, यदि अपराध महिला से संबंधित है, या फिर यदि संबंधी अपराध के बारे में महिला संबंधी अपराध है, तो एक महिला अधिकारी ही FIR लिखेगी। ठीक है, चलिए, तो आप लिखेंगे महिला संबंधी अपराध की FIR, महिला संबंधी अपराध की FIR एक महिला अधिकारी ही लिखेगी। FIR एक महिला अधिकारी ही लिखेगी, एक महिला अधिकारी ही लिखेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई जानकारी है, इसको लिखेगी एक महिला अधिकारी ही। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर केस लेट किससे करेगा, एक महिला से करेगा, तो भाई उसको महिला अधिकारी ही लिखेगी। इसके बाद होता है आपका 173 का दूसरा क्लॉज, एक इस बारे में चर्चा करता है। तो 173 का दूसरा क्लॉज बताता है कि FIR की प्रतिलिपि फ्री में बांटी जाएगी। फ्री में किसको दी जाएगी, ऐसा नहीं घर घर बांटी जाएगी, नहीं सर, जो अभियुक्त है उसको दी जाएगी, और जो FIR करता है उसको दी जाएगी। FIR की कॉपी का फ्री में आवंटन, FIR कॉपी का आवंटन, FIR कॉपी आवंटन, FIR की कॉपी का बांटा जाना, आवंटन, यह निशुल्क रहेगा। और यह किसको दिया जाएगा बच्चे, ये शिकायतकर्ता को भी दिया जाएगा, शिकायतकर्ता को भी दिया जाएगा, शिकायतकर्ता को भी दिया जाना है, और ये अभियुक्त के पास भी भेजा जाएगा, अभियुक्त के पास भी भेजा जाएगा, यानी जिसके खिलाफ FIR है, अक्यूज्ड इसके अंदर जो भी है उस पर भी। अच्छा, आजकल जो FIR है वो डिजिटल होने लगी है, तो इस पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जरूरी है, जो 72 घंटे में हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं FIR की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी रखना पुलिस वालों की जिम्मेदारी है, कि FIR की आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉपी रखी जाती है, और यह रखना जिम्मेदारी है। FIR की इलेक्ट्रिक कॉपी भी रखी जाती है, FIR जो है FIR, इसकी इलेक्ट्रिक कॉपी भी रखी जाती है, इसकी ई कॉपी भी रखी जाती है। एक तरीके से कहा जाए तो FIR प्रणाली भी चल रही है, FIR प्रणाली भी चल रही है, और इस पर 72 घंटे में डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता होती है।
72 घंटे में इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, इस पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होने चाहिए, नेचर होने चाहिए, और वो भी कितने समय में, विद इन 72 आवर्स, विद इन 72 आवर्स यह होना चाहिए। ये 72 घंटे में आपको यह दिख जाना चाहिए। यही इंपॉर्टेंट पॉइंटर इसमें काम करता है। इसी के बाद हमें इसके बारे में समझ में आती है। ठीक है, चलो इसको फटाफट नोट करिए, फिर हम बात करते हैं अगले सेक्शंस के बारे में। इसको नोट करिए फटाफट, और एक क्षण की प्रतीक्षा करिए, एक क्षण की प्रतीक्षा करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, नहीं भाई, किडनैपिंग का केस नहीं था। मैं बस नॉर्मली छोटा सा काम था, वो निपटाया था। ठीक है, मुझे लगा था कि आप चीज़ों को कर लेंगे। आगे हम बात करते हैं। ठीक है, देवशीन में यहीं पर हूँ, आगे हम बात करते हैं। बीएनएसएस 173 आपने पूरा देख लिया होगा, इसमें एफआईआर की ही चर्चा की गई है। ठीक है, अब ये जो एफआईआर यहाँ पर डिस्कस की गई है, इसका मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसको कहा जाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसको कहा जाता है। और दरअसल ये केवल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए ही होती है। अगर मामला कॉग्निजेबल ना हो तो यह आदेश पारित ही नहीं होता।
ठीक है, यह केवल संज्ञेय मामलों में इसकी जानकारी हो सकती है। संज्ञेय अपराध की जानकारी एफआईआर में दी जाती है। अगर मामला संज्ञेय नहीं है तो यह यहाँ पर नहीं दी जाएगी। असंज्ञेय मामलों के बारे में जानकारी देना और इस मामले में पुलिस के द्वारा अन्वेषण किया जाना, वह आपका BNSS 174 होगा। अब मान के चलो, मैं आपको इसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताता हूं। BNSS 174 में क्या डिफरेंस है। इसके अंदर क्या होता है, असंज्ञेय मामलों की जानकारी पुलिस को देना और पुलिस के द्वारा अन्वेषण किया जाना, ये यहां पर आएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं बताता हूं इसके बारे में, 174 के बारे में, असंज्ञेय मामले के बारे में जानकारी देना, असंज्ञेय मामले के बारे में, असंज्ञेय मामले के बारे में, मामले के बारे में, असंज्ञेय मामले के बारे में पुलिस को जानकारी देना, मामले के बारे में पुलिस को जानकारी देना, पुलिस को जानकारी देना तथा पुलिस के द्वारा अन्वेषण किया जाना, तथा पुलिस द्वारा अन्वेषण किया जाना, तथा पुलिस द्वारा अन्वेषण किया जाना, पुलिस द्वारा अन्वेषण होना, इसमें आपको देखने को मिलेगा, पुलिस द्वारा अन्वेषण होना। तो यह असंज्ञेय मामलों के बारे में पुलिस को जानकारी देने के जैसा होता है। अब असंज्ञेय मामले क्या होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आपके होते हैं। मतलब ऐसे मामले जिसमें आप, अगर कोई पुलिस वाला पकड़ने के लिए भी आता है तो उसको वहां पर वारंट की जरूरत पड़ती है। 174 है, इसको एनसीआर बोला जाता है। इस रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, पुलिस को जानकारी इस प्रकार के मामले की रिपोर्ट की, इस मामले की रिपोर्ट को एनसीआर बोलते हैं। इस मामले की रिपोर्ट को एनसीआर बोला जाता है। इस मामले की रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, रिपोर्ट को एनसीआर कहा जाता है, एनसीआर कहा जाता है। इस मामले की रिपोर्ट को एनसीआर कहा जाता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। अब इसमें पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, कल को हमारी क्लास के अंदर जो पंकज पासी हैं, ठीक है, तो पंकज पासी, हम सपोज करते हैं भाई कल को ये दरोगा बन गए, तो नाम है इनका पंकज पासी, ये कल को दरोगा बन जाते हैं, पंकज पासी 2 स्टार, और ये लगे इनके 2 सितारे, ये लगे इनके 2 सितारे, ये बन गए कल को दरोगा जी। इनके पास एक व्यक्ति आके कहता है कि इनकी बकरी चोरी हो गई। एक व्यक्ति आके कहता है कि, व्यक्ति आया इनके पास, कहता है कि हमारी बकरी चोरी हो गई, बकरी चोरी हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में पंकज पासी क्या लिखेंगे, क्या पंकज भाई इनके लिए एफआईआर लिख देंगे? नहीं लिखेंगे। इसको पंकज एफआईआर नहीं लिखेगा, क्योंकि पंकज को पता है कि मामला संज्ञेय नहीं है, असंज्ञेय मैटर है। तो पंकज क्या करेगा, एक एप्लीकेशन इनकी लिखवा देगा, और वो भी किसको बोलेगा, एक एएसआई को बोलकर, ठीक है, जो एडिशनल सब इंस्पेक्टर है, उसको बोलकर एफआईआर के लिए बोल देगा कि एफआईआर लिख जाएगी आपकी। क्या लिख जाएगी? एफआईआर लिख जाएगी, एनसीआर लिख जाएगी आपकी, क्योंकि एफआईआर तो लिखी नहीं जा सकती, तो इनकी एनसीआर लिखी जाएगी, ना कि एफआईआर, राइट, क्योंकि बकरी चोरी का मामला संज्ञेय मामला नहीं। ठीक है, चलो उसको थोड़ा सा याद रखना। ये इस तरीके के मैटर आपके काम करते हैं, बिलोंगिंग में रहते हैं। अब 174 मैटर अगर आपने देख लिया, 175 की बात करते हैं। देखो, मजिस्ट्रेट के आदेश के द्वारा किसी संज्ञेय मामले में पुलिस के द्वारा अन्वेषण। अगर किसी मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला संज्ञेय है, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा संज्ञेय मामले की जानकारी या अन्वेषण की पुलिस को कार्यवाही की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा लिखेंगे, मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा, मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा, मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा, मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा, मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा किसी संज्ञेय मामले की पुलिस के द्वारा अन्वेषण। मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा किसी संज्ञेय मामले का, किसी संज्ञेय मामले का पुलिस द्वारा अन्वेषण, किसी संज्ञेय मामले का, किसी संज्ञेय मामले का, किसी संज्ञेय मामले का पुलिस द्वारा अन्वेषण, पुलिस द्वारा अन्वेषण, अन्वेषण आपको यहां देखने को मिलेगा। अब इस चीज को भी समझ लीजिए, पुलिस के द्वारा अन्वेषण कैसे है। तो ये इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस, इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस, इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस फॉर किस तरीके का मैटर है, फॉर cognizable offenses, for cognizable offenses, for cognizable offenses, cognizable offenses, the investigation by police for cognizable offenses। तो cognizable offenses के लिए पुलिस के द्वारा
जो इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए। और ये भी ऑन ऑर्डर्स फ्रॉम मजिस्ट्रेट, ऑन ऑर्डर्स फ्रॉम मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स पर ऐसे किया जा सकता है, ऑन ऑर्डर्स फ्रॉम मजिस्ट्रेट। ये BNSS 175 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको भी लिखिएगा। BNSS 175 के बाद नेक्स्ट अगली चर्चा जो आपकी की जाएगी वो किसके बारे में की जाएगी? वाह अनुपम भाई, क्या बात है। बात तो भाई आप बताइए क्या है। ठीक है, चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। अगला आपका पॉइंटर होगा 176। उसमें होता है किसी संज्ञेय मामले पर पुलिस के द्वारा अन्वेषण प्रक्रिया। अगर कोई संज्ञेय मामले है तो पुलिस के द्वारा जो अन्वेषण किया जाता है, किसी मामले की चेकिंग पूछताछ जो की जाती है, ठीक है, तो यह पुलिस के द्वारा किया जाता है 176 के द्वारा। ठीक, BNSS 176 किसी संज्ञेय मामले का पुलिस द्वारा अन्वेषण, किसी संज्ञेय मामले का, किसी संज्ञेय मामले का, संज्ञेय मामले का पुलिस द्वारा अन्वेषण, पुलिस द्वारा अन्वेषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। किसी संज्ञेय मामले का पुलिस के द्वारा अन्वेषण जो होगा वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये भी आप समझना, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस, इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस, इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ऑफेंसेस। ठीक, तो पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाना कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का, तो यहां पर ये आता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की पुलिस के द्वारा जो पूछताछ की जाती है, किसी मामले की चेकिंग की जाती है, वो यहीं पर आता है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? BNSS 179 है। पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी गवाह या साक्षी को, ठीक है, अन्वेषण के लिए थाने में बुलाना, ये बहुत जरूरी है। 179। ठीक है, चलिए 179 की हम बात करते हैं, तो इसको भी आप लिखेंगे BNSS 179, ये जरूरी है। अच्छा, कल को मान के चलो कि आप लोग दरोगा बन गए। अगर आप दरोगा बन गए तो आप एक आईओ भी बन सकते हैं। मेजर केसेस के आईओ तो आप बनेंगे ही बनेंगे। आईओ का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आप बनेंगे। तो जब आप एक आईओ बनते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनते हैं, तो आपको किसी मामले की जांच करनी होती है। तो उस मामले की जांच में, जो उस मामले की जांच में आप गवाहों को थाने में भी बुलाते हैं, राइट? तो ऐसी परिस्थिति में आप किसको बुला सकते हैं, किसको नहीं, ये 179 में लिखा हुआ है। पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी गवाह या साक्षी को थाने में अन्वेषण के लिए उपस्थित होने के आदेश को देना। किसी मामले की, लिखेंगे इस चीज को कि यह कैसा है, सिर्फ पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी गवाह या साक्षी को, पुलिस अधिकारी द्वारा, अधिकारी द्वारा, अधिकारी द्वारा किसी मामले में, किसी मामले में, किसी मामले में गवाह या साक्षी को, गवाह स्लैश साक्षी को, गवाह या साक्षी को थाने में अन्वेषण के लिए बुलाना, साक्षी को थाने में, थाने में अन्वेषण के लिए बुलाना, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाना, अन्वेषण के लिए बुलाना, बुलाना। ठीक है, अब इसको आप कैसे लिखेंगे? आस्किंग अ, या फिर कॉलिंग अ, आस्किंग की बात की जाएगी, आस्किंग स्लैश कॉलिंग अ, कॉलिंग अ विटनेस, विटनेस इन स्टेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन। तो आपको लगता है कि हलवा है ये यूं ही हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए प्रावधान काम करते हैं कि पहला है, इसको केवल आईओ के आदेश से ही बुलाया जा सकता है, आईओ के आदेश पर ही बुलाया जाएगा, आईओ के आदेश पर ही बुलाया जाएगा, आदेश पर ही बुलाया जाएगा, पर ही बुलाया जाएगा। जो आईओ होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, केवल उन्हीं के आदेश पर उनको बुलाया जाता है। आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के कहने पर ही इनको बुलाया जाता है। जो 15 उम्र से कम के हैं या 65 से अधिक के हैं,
तो गवाही जो होती है वो घर या थाने दोनों जगह हो सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम एक और बात कर लेते हैं कि अगर कोई 15 से कम का है, बिलो 15 है, अगर कोई बिलो 15 है या ओवर 65 है, तो इसके लिए प्रावधान है। ऐसे केसेस में गवाही, ठीक है, ऐसे केसेस में जो गवाही होगी, गवाही घर या थाने में हो सकती है, या थाने। ये ऑप्शनल होता है, कहीं पर जाना, जाना चाहते जाएं, ना जाना चाहते ना जाए। अब विकृत चित्त है कोई, या महिला है, या कोई बीमार है, तो उसको बुलाया ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना कि अगर कोई विकृत चित्त है, मतलब कोई पागल हो चुका है, विकृत चित्त है, विकृत चित्त महिला है, या फिर कोई बीमार है, एलिंग है, एलिंग बीमार है, तो उसे नहीं बुलाया जाएगा, उसे नहीं बुलाया जाएगा, उसे नहीं बुलाया जाएगा, उसको नहीं बुलाया जाएगा। ये पॉइंटर आपको देखने को मिलता है BNSS 179 में। ये BNSS 179 में बताया लगता है। ठीक है, अच्छा एक बात करिए कि जैसे हम आपके चलते हैं, ठीक है, चलो, कि जैसे रीनू शर्मा कल को दरोगन बन गई, रीनू शर्मा कल को दरोगन बन जाती है, रीनू शर्मा ये बन गई कल को दरोगन, ये क्या बन गई कल को, दरोगन बन जाती है, लेट सपोज। तो दरोगन बन जाती है, इनको गन भी मिलेगी फिर तो है, खैर छोड़िए, इन बातों में कुछ नहीं रखा। अगर इनको आके किसी महिला के द्वारा कहा जाता है, ठीक है, इनको आकर किसी महिला के द्वारा कहा जाता है कि जी मैंने तो ऐसे ऐसे करा था, ये करा था, वो करा था, तो उसने गवाही दे दी, क्या इसको डायरेक्टली यूं ही मान लेंगे? नहीं मानेंगे। यही सारा खेल आ जाता है। 180 में क्या होता है, किसी गवाह या साक्षी के द्वारा अगर कोई बयान दिया गया है, ठीक है, अगर कोई बयान दिया गया है, तो उसको सत्यापित करना आयोग की जिम्मेदारी है। गवाही को सत्यापित करना और जांचना आयोग की जिम्मेदारी होगी। BNSS 180, BNSS 180 है। गवाही को, गवाही को सत्यापित करना, सत्यापित, सत्या कैसे लिखते हैं भाई, ठीक है, सत्यापित, गवाही को सत्यापित करना व जांचना, सत्यापित करना व जांचना, व जांचना आयोग की जिम्मेदारी है, आयोग की जिम्मेदारी है। आयोग में दोबारा बता रहा हूं, आयोग क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आयोग होता है। अन्वेषण अधिकारी इसको कहा जाता है, याद रखेंगे क्या कहा जाता है, अन्वेषण अधिकारी इसको कहा जाता है। स्थापित लिख दिया, बताओ, रीनू दरोगन, मैंने रीनू दरोगन बना दी और सत्यापत को स्थापित लिख रही है, अब क्या करूं, बताओ बताओ क्या किया जाए, बताइए। किसी गवाह के द्वारा दी गई गवाही तब तक मान्य नहीं होगी जब तक मजिस्ट्रेट उस पर हस्ताक्षर ना कर दे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 183 में है, 183 में है BNSS, ये वाला, कि गवाही तब तक मान्य नहीं होगी मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर के बगैर, मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर के बगैर ये गवाही आपकी क्या है, यह मान्य नहीं होगी। ठीक है, बताइए, मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर के बगैर, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर के बगैर, मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर के बगैर, मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर के बगैर, के बगैर, बगैर गवाही जिम्मेदार नहीं, यहां बगैर गवाही, आपकी जो भी गवाही है वह मान्य नहीं होगी, गवाही मान्य नहीं होगी, मान्य नहीं। ठीक है, याद रख लेना। मजिस्ट्रेट कंसेंट, मजिस्ट्रेट सिग्नेचर या कंसेंट इज नीडेड, या कंसेंट नीडेड फॉर, नीडेड टू वेरीफाई, नीडेड टू वेरीफाई, या कोई भी गवाही दी गई है तो विटनेस आप लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं, कन्फेशन लिख सकते हैं, कन्फेशन, वेरीफाई कन्फेशन, गवाही को कन्फेशन लिखते हैं। गवाही को क्या लिखते हैं मेरे लाल, गवाही को लिखा जाता है कन्फेशन। गवाही को कन्फेशन लिखा जाता है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, याद रखेंगे। फिर 184 होता है,
और ये रेप्स के केसेस में होता है। रेप के केसेस में मेडिकल रिपोर्ट का होना अनिवार्य है। 184 होता है मेडिकल केसेस में रिपोर्ट का होना, मेडिकल रिपोर्ट का होना अनिवार्य है। इसको भी लिख लीजिए। BNSS 184 है, ठीक है। इन द केस ऑफ रेप मेडिकल रिपोर्ट इज नेसेसरी। BNSS 184 रेप के मामलों में मेडिकल रिपोर्ट का होना अनिवार्य है। रेप के मामलों में रेप के मामलों में रेप के मामलों में ठीक है, चिकित्सा रिपोर्ट का होना जरूरी है। चिकित्सक रिपोर्ट का होना जरूरी है। चिकित्सक रिपोर्ट का होना जरूरी है। चिकित्सक रिपोर्ट का होना अनिवार्य है। चिकित्सक रिपोर्ट का होना अनिवार्य है। मैंडेट है भाई साहब कि चिकित्सा रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए। दिस इज मैंडेटरी, ठीक है। चलो सर, दाऊ कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? हाँ कर सकता है। अगर संज्ञेय मामले का केस है, संज्ञेय मामले का केस है और भागने का खतरा है, तो कोई साधारण व्यक्ति के द्वारा भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है, बशर्ते 6 घंटे के अंदर उसे उसे पुलिस को सौंपना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 187। ये पुलिस अभिरक्षा है। पुलिस अभिरक्षा होता है, ये पुलिस कस्टडी होती है। जो बच्चे को 187 नहीं आया था वो समझना। देखो चिकित्सक रिपोर्ट के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, अगर वो लिखना चाहें तो आप लिख लेना। DNA सैंपलिंग, ठीक है, मार्क्स ऑफ वाउंड ओवर द बॉडी, मेंटल एबिलिटी टू थिंक, ये सब शामिल होते हैं, ठीक है। उस चिकित्सक रिपोर्ट में सारी चीजें शामिल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ बच्चे जैसे कह रहे हैं सर 187 हमें कभी समझ में नहीं आया था, लिखिए 187, ठीक है। चलिए 187 को बोला जाता है पुलिस अभिरक्षा। BNSS 187 को बोला जाता है पुलिस कस्टडी। इसको पुलिस कस्टडी लिखा जाता है, कस्टडी इसको लिखा जाता है। पुलिस अभिरक्षा इसको लिखा जाता है, पुलिस अभिरक्षा इसको लिखा जाता है। पुलिस के पास किसी अधिकार मतलब मजिस्ट्रेट के आदेश पर, मजिस्ट्रेट के आदेश पर किसी भी व्यक्ति को पुलिस को सौंपा जा सकता है। अब ये क्या है मैं बता देता हूं, ठीक है। चलो मजिस्ट्रेट को एक व्यक्ति को, एक बात अभी सब जानते हैं कि पुलिस द्वारा आरोपी को 24 घंटे में 24 आवर्स में पुलिस द्वारा आरोपी को 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट को पेश करना पड़ता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। तो पुलिस द्वारा आरोपी को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है, पेश करना होता है, ठीक है। ये पॉइंट है पहला। तो ये हम समझते हैं कि जी सर पुलिस द्वारा आरोपी को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। वहां पुलिस कस्टडी की डिमांड कर सकती है, वहां पुलिस कस्टडी की डिमांड कर सकती है, राइट, कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो वहां पुलिस कस्टडी में जब एक व्यक्ति पहुंचता है तो वह किस लिए होता है सर? ये एक तरीके से जुडिशियल परमिशन होती है, एक अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति से अधिक जानकारी निकलवाने के लिए। अब यहां मजिस्ट्रेट के आदेश पर, मजिस्ट्रेट आदेश पर व्यक्ति को पुलिस की अभिरक्षा में छोड़ा जा सकता है, पुलिस की अभिरक्षा में छोड़ा जा सकता है, रक्षा में छोड़ सकते हैं, छोड़ा जा सकता है। हो सकता है कि मजिस्ट्रेट आदेश दे दे कि नहीं, अभी हमें लगता है कि इनके द्वारा जो दी गई जानकारी है वह कम है, अब ये और जानकारी दे सकते हैं, पुलिस इसे अपनी कस्टडी में रख सकती है। कई बार पुलिस भी कस्टडी की डिमांड कर देती है कि हमें इनकी कस्टडी चाहिए, कि हम इनको अपने पास रखना चाहते हैं इस मामले की बेहतरी के लिए। तो हो सकता है यह भी संभव है, तो यह चीज भी संभव है। तो मैंने यही चीज आपको बताने की कोशिश करी। मजिस्ट्रेट आदेश पर व्यक्ति को पुलिस की अभिरक्षा में छोड़ा जा सकता है। अगर यह छोड़ते हैं तो इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि और अधिक जानकारी उस मामले के संबंधित आपको मिल पाए।
बट इसमें पहले ये जो समय था ये पहले 15 दिन हुआ करता था। पहले समय कितना था, पहले सीआरपीसी में कितना था, पहले सीआरपीसी में 15 डेज हुआ करता था, 15 डेज मैक्सिमम था। अभी 90 डेज हो चुका है। अब बीएनएसएस में कितना है, अब बीएनएसएस में कितना है, 90 डेज हो चुका है मैक्सिमम। तो अभिरक्षा में 90 दिवस के लिए छोड़ा जा सकता है। ठीक है, याद रखना। यानी कि थाने में, बिल्कुल हाँ, ठीक है, याद रखना। अब इसमें डिफॉल्ट बेल भी होती है। डिफॉल्ट बेल क्या होती है वो भी समझ लेना। डिफॉल्ट बेल का केस क्या होता है, पुलिस कस्टडी से रिलेट करता है डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल कैसे होती है, अगर हम बात करें डिफॉल्ट बेल का मतलब क्या होता है, दो प्रकार के मामले हो सकते हैं, या तो हो आपका साधारण मामला है, गंभीर मामला है। अगर साधारण मामला है, साधारण मामला, तो इसमें डिफॉल्ट बेल मिलती है 60 डेज में। और अगर गंभीर मामला है, गंभीर, जैसे गौतम गंभीर है तो वैसा गंभीर मामला है, तो 90 डेज में डिफॉल्ट बेल मिलती है, स्वतः बेल मिल जाती है। इसमें कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक और बात समझना। डिफॉल्ट बेल का जो केस होता है, ये सेम क्वेश्चन आपके सीपीओ की परीक्षा में, सीजीएल की परीक्षा में, सीजीएल की परीक्षा में आ चुका है। सीपीओ में भी सीजीएल में, दोनों ही एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, याद रखना। समझ में आई बात, शाबाश। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 192। ये पुलिस डायरी होती है, इसको बहुत जरूरी होता है पुलिस डायरी। प्रत्येक दिन का इसके ऊपर इसको मेंटेनेशन करना होता है। बीएनएस 192 है, पुलिस डायरी आप भी मेंटेन करोगे। बीएनएसएस 192, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ थाने में एक आईओ है, यही कनॉट प्लेस थाने में एक आईओ है, अपने अच्छे जानकार हैं वो। उनका नाम है बेसिकली विजय सहरावत। विजय सहरावत है, अपने अच्छे जानकार हैं। ठीक है जानकारी कैसे हुई ये कोई अलग ही कहानी है, खैर। बट हाँ, अभी वर्तमान में वो अच्छे जानकार है, तो उन्होंने कई बार मुझे बताया कि भाई मैंने डायरी भी तो मेंटेन करनी है, इसमें भी तो कुछ लिखना पड़ेगा। मैं भाई लिख दे यार। ठीक है, तो ये होता है पुलिस डायरी। पुलिस अधिकारी को पूरे अन्वेषण को रिपोर्ट में लिखना पड़ता है। तो रिपोर्ट में लिखने से पहले उसमें प्रत्येक दिन पुलिस केस डायरी में उसको सभी चीजों को लिखता है। ठीक है, याद रखना। तो ये क्या होता है, पुलिस डायरी होती है अन्वेषण की रिपोर्ट लिखने से पहले पूरे कार्यक्रम को, ठीक है, रिपोर्ट में लिखने से पहले अन्वेषण की पूरी जानकारी को, अन्वेषण में, अन्वेषण करने में किया गया प्रत्येक दिन का, अन्वेषण करने में किया गया प्रत्येक दिवस का उल्लेख, प्रत्येक दिवस की घटनाओं का उल्लेख, प्रत्येक दिवस की प्रक्रिया का उल्लेख, प्रत्येक दिवस की प्रक्रिया या घटना का उल्लेख, घटना का उल्लेख पुलिस डायरी में मेंटेन करना होता है। ठीक है, चलिए। तो ये क्या होता है, घटना का उल्लेख कहाँ लिखना होता है, पुलिस डायरी में मेंटेन करना होता है। पुलिस डायरी में मेंटेन करना होता है, पुलिस डायरी में मेंटेन करना होता है। तो पुलिस डायरी इज इंपॉर्टेंट। बीएनएस 192 में पुलिस डायरी आती है। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद होता है आपका सीधा 193। ये पुलिस केस की, पुलिस के द्वारा अन्वेषण के बाद एक पुलिस रिपोर्ट बनाई जाती है, वो चार्जशीट होती है। पुलिस रिपोर्ट यानी चार्जशीट आपको यहां देखने को मिलती है, ध्यानपूर्वक लिखना। ये भी परफेक्ट है। अगर मैं इसका कोर्ट यूजेज की बात करूं, क्या इसका कोर्ट यूजेज है, अगर मैं इसके कोर्ट यूजेज की बात करूं, तो कोर्ट यूजेज में ये साक्ष्य नहीं बन सकता। कोर्ट यूजेज में साक्ष्य नहीं बन सकता, लेकिन सहायक जरूर हो सकता है। साक्ष्य तो नहीं बन सकता, ये एविडेंस नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, यह आपका आपका एफिलिएट जरूर हो सकता है। राइट, एफिलिएट जरूर हो सकता है। तो बगैर किसी परेशानी के इसमें आप याद रखना, ये साक्ष्य नहीं हो सकता, परंतु यह सहायक जरूर हो सकता है। सहायक जरूर हो सकता है, परंतु साक्ष्य नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं 193 के बारे में।
BNSS 193 ये पुलिस रिपोर्ट की बात करता है, या पुलिस के द्वारा अन्वेषण के बाद एक चार्जशीट बनाई जाती है, ठीक है, चार्जशीट बनाई जाती है, उसका उल्लेख है पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट यहां पर बताया जाता है, पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन आप इसको भी लिख लीजिएगा, पुलिस रिपोर्ट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण के बाद, अन्वेषण के बाद पुलिस द्वारा, अन्वेषण के बाद पुलिस की रिपोर्ट, अन्वेषण के द्वारा पुलिस की रिपोर्ट, कि पुलिस रिपोर्ट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, पुलिस रिपोर्ट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन आपको यहां देखने को मिलेगी, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। इसको भी आप लिखेंगे कि पुलिस की रिपोर्ट जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद जो आती है उसका उल्लेख यहां पर किया गया है। पुलिस की रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन के बाद आती है वो यहां पर होती है, चार्जशीट के तौर पर जानी जाती है, इसको चार्जशीट भी बता सकते हैं, चार्जशीट के तौर पर ही आप इसको जान सकते हैं। 193 हो गया है तो 194 की हम बात करते हैं, ठीक है, चलो ठीक है, आगे हम बात करते हैं आत्महत्या के मामले में, हत्या नहीं आत्महत्या के मामले में पुलिस के द्वारा जो जांच की जाती है, रिपोर्ट बनाई जाती है, वो BNSS 194, 194 में आत्महत्या के मामले में पुलिस के द्वारा अन्वेषण, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्ट, पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्ट in the case of suicide, in the case of suicide, in the case of suicide, आत्महत्या के मामले में यहां पर चर्चा की गई, ठीक है देवशीन, कहां की गई है, आत्महत्या के मामले में पुलिस द्वारा जांच, आत्महत्या के मामले में, आत्महत्या के मामले में पुलिस द्वारा जांच, मामले में पुलिस द्वारा जांच, पुलिस द्वारा जांच, ठीक है, इसको भी याद रखें। आत्महत्या के जो केसेस होते हैं उसमें जो पुलिस के द्वारा जांच वगैरह की जाती है उसका उल्लेखीकरण यहां पर किया गया है, ठीक बात, जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, BNSS 196, टाइम लिमिट होती है, बेरस की धारा 64 से 71 में, पॉस्को में FIR के 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक, याद रखना। अबे हा हिट्स बेटा, जाके एक बार चेक तो करो टेलीग्राम, कल ही डाल दी है वन शॉट का PDF। अब मजिस्ट्रेट के सामने मृत्यु के कारणों का स्पष्ट होना यहां पर बताया जाता है, इसको भी आप लिखेंगे BNSS, जो आपको 196 देखने को मिलता है, ये BNSS 196 आपको देखने को मिलता है, ये मजिस्ट्रेट के सामने मृत्यु के कारणों का स्पष्ट होना, मजिस्ट्रेट के समक्ष मृत्यु के कारणों का स्पष्ट होना, मृत्यु के कारणों का स्पष्ट होना, स्पष्ट होना, ये भी आप लिख लेंगे, मजिस्ट्रेट के समक्ष मृत्यु के कारणों का स्पष्ट होना, और इसको आप यहां पर लिखेंगे कि मजिस्ट्रेट के समक्ष मृत्यु के कारण स्पष्ट कैसे हो सकते हैं, हम बात करते हैं, बताइए, ठीक है। देखो जो रीजन ऑफ डेथ है ये मस्ट भी क्लियर होना चाहिए, रीजन ऑफ डेथ मस्ट भी क्लियर होना चाहिए, रीजन ऑफ डेथ मस्ट भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है, चलिए ओके। क्या पुलिस किसी को थप्पड़ मार सकती है, किसी को बुलाकर नहीं मार सकती, कॉज ऑफ डेथ इसमें पता होना चाहिए, रीजन ऑफ डेथ भी क्लियर, किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट, अगर ये क्लियर नहीं है तो इस पर कोई भी सजा नहीं दी जा सकती। एक कह रहा व्यक्ति को समन करने की शक्ति 195, बेटा थोड़ी थोड़ी तो शर्म करो, ये समन क्यों कर रहे हो, ये समन कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए व्यक्तियों को समन करने की शक्ति है गुलफाम भाई, क्योंकि समन करने की शक्ति यहाँ नहीं आती है एक्चुअल में, समन करने की शक्ति पहले आ चुकी है, खत्म हो गया है वो, ठीक है। अरे देवशीन बेटा बायोडाटा तो मैं भेज दूंगा तेरा, थाने में भेज दूंगा, डट जा। आगे हम बात करते हैं, आपराधिक न्यायालयों का क्षेत्राधिकार इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ था सर,
लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती, इस कारण से ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं भाग 14 के बारे में। भाग 14 XIV भाग 14 आपको देखने को मिलेगा। भाग 14 आपको देखने को मिलेगा। ये क्रिमिनल कोर्ट्स की पावर्स की चर्चा करता है, आपको नहीं पढ़ना है यह अगर आप लॉयर होते तो आपको जरूर पढ़ना होता, और उसमें भी क्रिमिनल लॉयर होते तो आपको पढ़ना होता। आपराधिक न्यायालयों का क्षेत्राधिकार वरना आपको नहीं पढ़ना होता है। आपराधिक न्यायालयों का क्षेत्राधिकार, आपराधिक न्यायालयों का क्षेत्राधिकार, आपराधिक न्यायालयों का क्षेत्राधिकार, का क्षेत्राधिकार यहां पर होता है। आपराधिक न्यायालयों का क्षेत्राधिकार होता है। जुरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल कोर्ट्स। तो क्रिमिनल कोर्ट्स का जो जुरिडिक्शन होता है मेरे लाल, वो यहां पर बताया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। इसको आपको नहीं पढ़ना होता है, इसको रहने दीजिएगा। हाँ, इससे आगे हम देखते हैं किसी भी मामले में कार्रवाई का शुरू किया जाना। स्टार्टिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है 210 से 211, ये भाग 15 है। XB भाग 15 हम बात करते हैं। कार्रवाई का शुरू किया जाना होता है 210 से 221। और जो ये भाग है, भाग जो आप देख रहे हैं 197 से 209 होता है, 209 होता है। इसको आपको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है आपको। इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे अगले चैप्टर से, भाग 15 के बारे में। बाकी पढ़ते चलिएगा। और दूसरा, आज की क्लास में बच्चे कम रहे, लेकिन मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड द क्लासिकल थिंग्स। ठीक है, बाकी मिलते रहेंगे इसी प्रकार से। और कल आपसे मुलाकात होगी। भाग सीधा हम 15 ही पढ़ेंगे, भाग 14 नहीं पढ़ना होता, भाग 15 ही पढ़ते हैं। राइट, चलिए, तो ये क्लास आपकी यहाँ पे शुरू हो गई थी। अब आपसे मुलाकात जो होगी वो कल आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, बाकी खुल के खेलना, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। और आज हमारी एक क्लास और होनी है, जो लाइव सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। सीधा अब आपसे मुलाकात 2 बजे ही होगी। आइएगा जरूर, भौकाल काटना है और एक एक चीज को आपके पास तक भेजना है, तो रेडी रहना इस चीज के लिए भी। और आज शाम को हमारा एक नया चैनल लॉन्च होने जा रहा है, ठीक है, आप लोगों के लिए ही। और फिर कल मिलेंगे, ठीक है, चलिए। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।